आज के शो में 10 अरब की पेशकश इमरान खान के इल्जाम ने नई बहस छेड़ दी। अब सोचिए कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर पीछे भी ना चुप कर 10 अरब रुपया अगर वो मुझे ही ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेंगे। इस किस्म की एक स्टेटमेंट दे देना, लेकिन इसके साथ साथ एक तसलसल जो 2013 से शुरू है इमरान खान साहब की सियासत का। संगीन इल्जाम, तहकीकात का मुतालबा, क्या इल्जामात झूठ का पलंदा। ये बहुत एक संगीन बात है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसकी मजीद वजाहत करनी चाहिए, और अगर किसी शख्स ने आकर उनको पैगाम दिया है वो ज़ाहिर के हवा तो ये पैगाम नहीं लाई होगी, कोई फर्जी लाया होगा, तो उनका नाम बताएं, उसको एक्सपोज करें। नून लीग मुखालिफ सब बंदियां, नतीजा क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई संगीन इल्जाम इमरान खान साहब की तरफ से सामने आया। 10 अरब की उन्होंने बात करी कि 10 अरब रुपए उनको ऑफर हुए हुकूमत की तरफ से खामोशी इख्तियार करने के लिए पनामा के मामले पर। आखिरकार वो 10 अरब रुपए किसकी तरफ से ऑफर हुए, ये वो सवाल है जो जवाब जिसका अभी तक आया नहीं है। और इसके साथ साथ बिलखुसूस इस सवाल के बाद ये नई बहस छिड़ गई। दो बातें, एक तो ये कि जो इदारे इस तहकीकात में हिस्सा लेंगे JIT का, उनकी जानिब से नामों का ऐलान हो गया। खान साहब ने कहा जब मैं 10 अरब रुपए की ऑफर मुझे दी जा सकती है, तो फिर जो तहकीकात करेंगे इदारे उनके ऊपर क्या हो सकता है, उनको क्या ऑफर्स दी जा सकती है। एक तहकीकात पर सवाल उठ गया। दूसरा कि खान साहब ने क्या एक बार फिर बगैर किसी शवाहिद के मन घड़त इल्जाम लगा दिया हुकूमत के ऊपर, जिसको बेस करने के लिए उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे इस अहम तरीन मामले को। इसके साथ साथ गो नवाज गो तहरीक, आज कराची में भी हमने नारे देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से धरना दिया गया, जलसे का ऐलान हुआ, और कल जरदारी साहब ने गो इमरान गो भी कहा था। इस ब्रेक के बाद सियासी माहौल और सियासत का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, इल्जामात की इस बोचाड़ में हकीकत क्या है, सियासत क्या है, पॉइंट स्कोरिंग क्या है और फैक्ट्स क्या है, हम बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। दुनिया भर से आला तरीन मसाले। अब सोचिए कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर पीछे भी ना चुप कर 10 अरब रुपया अगर वो मुझे ही ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेंगे। इस किस्म की एक स्टेटमेंट दे देना, लेकिन इसके साथ साथ एक तसलसल जो 2013 से शुरू है इमरान खान साहब की सियासत का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। इल्जामात की सियासत है, उरूज पर है। इस वक्त 10 अरब रुपए का इल्जाम इमरान खान साहब की तरफ से लगा है। इस इल्जाम की हकीकत क्या है, ये 10 बिलियन रुपीस की ऑफर हुकूमत के किस नुमाइंदे ने उनको की है, ये सवाल अभी तक हल तलब है। मेरे साथ जनाब एजाजुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के टेलीफोन लाइन पे साथ होंगे। राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें इस वक्त कराची स्टूडियो से हैं। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये 10 अरब रुपए का इल्जाम, इससे शुरू करते हुए, लेकिन पहले एजाजुल हक साहब आपकी तरफ आते हुए, सर जरदारी साहब आज पीपल्स पार्टी ने बाकायदा गो नवाज गो तहरीक कराची से शुरू भी कर दी है। 1 मई को जलसे का भी ऐलान कर दिया है। एजाज साहब, कल जरदारी साहब ने कहा कि ज़ियाउल हक साहब की फिलॉसफी पर चल रहे मियां नवाज शरीफ साहब, और उसी फिलॉसफी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो फिलॉसफी है, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आजाद साहब, आपका इस पर रिस्पांस पहले मुझे हासिल करना है। आपका मौकिफ क्या है? जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक के हवाले से टारगेट किया कल के रोज मालाखंड में। एजाज साहब, वो मैंने अपने मौक़िफ़ भी कल ही दे दिया था। जरदारी साहब ने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं ज़ियाउल हक के शागिर्द थे, तो इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। सवाल ये है कि जरदारी साहब ख़ुद किसके शागिर्द हैं, और ये जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो फिर जवाब सुनने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब जिसके नाम के साथ खान लग जाए वो पठान नहीं होता। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि बिलावल फिर भुट्टो हैं कि जरदारी हैं, ये भी बता दें कि सिंधी हैं कि बलोची हैं, और अपनी शनाख्त भी बता दें कि क्या है उनकी। तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना एक अच्छी रवायत नहीं है, मैं समझता हूँ। और ख़ास तौर पर फ्रंटियर में खड़े होकर
कि जहाँ पर शहीद ज़ियाउल हक के लोग बड़े परस्तार हैं, वहाँ खड़े होकर ऐसी बात करना तो नवाज शरीफ के हक में गई है, उसके खिलाफ नहीं गई ये बात। सही, आपने से सवाल उठा दिया कि वो किसके शागिर्द हैं, तो सर ये इस सवाल के पीछे आपका मतलब क्या, आपकी लॉजिक में अगर पूछ सकूं आपसे जा साहब कि वो किसके शागिर्द हैं, ये आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं ये तो आप मानते हैं ज़ियाउल हक साहब, नवाज शरीफ साहब शागिर्द, जरदारी साहब किसके शागिर्द हैं जो आपने सवाल पूछा है? जी एजाजुल हक साहब, जी एजाजुल हक साहब तक जी आवाज आ रही? जी, जिसके शागिर्द हैं उनको पता होगा किसके वो शागिर्द हैं। अच्छा, आपने सवाल पूछा, उनको सिनेमा से लेकर अच्छा सदर पाकिस्तान तक पहुंचा दिया, जिन्होंने उनको ईंट से ईंट बजाने से पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया, और जो उनको वापस लेकर आ गए, अब कोई तो उस्ताद होगा उनका। करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ सर ये सवाल डायरेक्टली लेकर आते हैं, फिर 10 अरब वाले मामले पर आते हैं। ये शागिर्द वाली बात कल जरदारी साहब ने शुरू की, ज़ियाउल हक के शागिर्द, वो कहते हैं हाँ जी शागिर्द हैं, एजाज साहब कहते हैं। वो सवाल दूसरा पूछ रहे हैं, आपने सुना भी है काउंटर में, ख्वाजा साहब क्या जवाब है जी इसका, इस सवाल का? वो कह रहे हैं आप पहले अपना तो क्लियर करें मामला, आपका क्या मामला है, किसके शागिर्द आप रहे हैं ख्वाजा साहब? पाकिस्तान में दो तरह की पॉलिटिक्स है। जिन्ना कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रोग्रेसिव और लिबरल और एक इगलिटेरियन सियासतदान थे, उसका तसलसल आपको जो है पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नज़र आएगा, बेनज़ीर भुट्टो नज़र आएगी। इसी तरह एक दूसरी जो है स्कूल ऑफ थाट है, जिसमें ज़ियाउल हक हैं, अयूब खान हैं, याया खान हैं और परवेज़ मुशर्रफ हैं। ये पाकिस्तान को जो है नैरो गली में लेकर गए। ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को जो है मजहबी एक्सट्रीमिज़म और जो आज जो एक्सट्रीमिज़म या फंडामेंटलिज़म या तबाही जो देख रहे हैं, वो उनकी बुनियाद उन्होंने डाली। जी, जरदारी साहब किसके शागिर्द हैं ख्वाजा साहब? जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शागिर्द हैं। बेनज़ीर साहबा उसकी ज़रूर उनकी वाइफ थी, मगर वो उनके जो है आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, और वो इगलिटेरियन आइडियोलॉजी है पीपल्स पार्टी की, और जरदारी साहब की जो जिन्ना साहब की थी, जो पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद और पाकिस्तान को एक लिबरल, पाकिस्तान को एक इगलिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहे थे। तो ये दो पॉलिटिक्स का, दो आइडियोलॉजी का क्लैश है, और इस क्लैश में वो आइडियोलॉजी विन करेगी जिसकी बुनियाद पर जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था। ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक है, नजरियात की आप कह रहे हैं ये क्लैश है, लेकिन ये क्लियर हो गया, आप कहते हैं कि भुट्टो साहब के शागिर्द हैं, तो ये बात तो एजाज साहब यहाँ पे आपको जवाब मिल गया, मेरे ख्याल से तसल्ली हो गई, आगे बढ़े। ये भुट्टो साहब के शागिर्द हैं जरदारी साहब, एजाजुल हक साहब, ये जवाब आपको मिला एजाजुल हक साहब? नहीं, भुट्टो, अब पता नहीं अब भुट्टो साहब ने उनको टिकट ब्लैक करना सिखाया था या किसी और ने सिखाया था, और फिर भुट्टो साहब ने तो ये नहीं बताया होगा कि इधर हम उधर तुम का तो नारा उन्होंने ज़रूर लगाया था, जिस पे चलते हुए शायद जरदारी साहब ने गलती से कह दिया था कि मैं फ़ौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसके बाद फिर मुल्क को छोड़कर चले गए, और रहील शरीफ के रिटायर होने तक वापस नहीं आए। देखें, याया खान का तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गठजोड़ था, और अयूब खान के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे भुट्टो साहब, तो ये कैसे कह सकते हैं कि याया खान और ज़ियाउल हक और अयूब खान और परवेज़ मुशर्रफ का गठजोड़ था? याया खान के साथ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चलते रहे, उनके वज़ीर ख़ारजा रहे, और फिर अयूब खान के वो को डैडी भी कहते थे, और साथ साथ डैडी कहने के साथ साथ उसकी उनकी जो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग थी उसके वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे, और बड़े मज़े से डिक्टेटर की हुकूमत में रहे। तो जरदारी साहब का मुझे पता नहीं किसके शागिर्द हैं और किसके शागिर्द नहीं है। चले, आपकी तसल्ली नहीं हुई बेनज़ीर के कातलों को तो वो ढूंढ नहीं सके। ये सर इससे तसल्ली हुई, मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा था, आपने, अगर मैं सही कह रहा हूं आप ही का, कि आपने मुस्ताफी होने का वज़ीर आज़म का जो हवाले से आप कह रहे हैं कि ये डिमांड इलॉजिकल है, एजाज साहब यही आपकी जो इस पर मौक़िफ़ या ओपिनियन है, पनामा के जजमेंट के आने के बाद वज़ीर आज़म को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, यही बात है एजाजुल हक साहब? देखिए, बात ये देखें, दो जजेस ने एक अपनी ओपिनियन दिया, 3 जजेस ने अपना ओपिनियन दिया, और 5 जजेस ने एक JIT बनाने के लिए कहा गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नज़र में ये होता कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल JIT में नहीं हो सकता या उनके ख़ानदान का नहीं हो सकता, तो उनके लिए कोई आर नहीं थी कि वो कहते कि जी वज़ीर आज़म साहब ये 60 दिन के लिए और 7 दिन के लिए 67 डेज़ के लिए अलग हो जाएं ताकि ये इंक्वायरी हो जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं कहा, तो फिर क्या मेरे कहने से या
जरदारी साहब के कहने से या इमरान खान के कहने से नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे? ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी मजाक है और अपना भी मजाक उड़वाने वाली बात है। सारी तहरीकें आज जैसे शुरू हुई कराची में, तो फिर ये आप क्या समझते हैं, ये सारा मामला क्या है? ये जो अभी हो रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इलेक्शन की तैयारी क्या हो रहा है एजाजुल हक साहब? नहीं, इलेक्शन की तैयारी है, लाजमी बात है। देखें, 1 साल रह गया इलेक्शन के अंदर और हर किसी ने अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि PMLN के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला, मतलब आधा फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ गया है या 1/4 फ़ैसला आ गया है। 2 जजेस ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, 5 ने JIT बना दी है। तो अब जिस तरह धरने के दौरान भी उस वक्त जरदारी साहब नहीं कह रहे थे मियाँ नवाज शरीफ को कि आप इस्तीफ़ा दें, और सारी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर थी उनके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन जो जमातें बाहर थी, कंटेनर के ऊपर थी, इमरान खान साहब हो गए, अपना ताहिरुल कादरी साहब हो गए, वो उस वक्त भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ 30 दिन के लिए इस्तीफ़ा दें और 30 दिन के अंदर जो है वो कमीशन बना के और इन इलेक्शंस का देखा जाए कि इनके अंदर धांधली हुई थी कि नहीं हुई थी। सही है, मौक़िफ़ तो वो भी एक पॉलिटिकल स्लोगन था। ठीक है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है। सर, ये फिर क्या है, ये राजा रियाज साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा आप ख्वाजा साहब पहले ये करते हैं, लेकिन मैं 1 सेकंड से मुझे ख्वाजा साहब का दीजिए। मैं राजा रियाज साहब, ये जो बात है सर 10 अरब की, सर ये फिर क्या है? ये पॉलिटिकल स्लोगन है इमरान खान साहब का, जो उन्होंने कहा कि उन्हें 10 अरब रुपए ऑफर हुए हैं। सर किसने ऑफर किए राजा रियाज साहब? कौम जानना चाहती है, आपके इल्म में है राजा रियाज साहब, किस हुकूमती शख्सियत ने इमरान खान साहब को 10 बिलियन रुपीस की ऑफर की है चुप रहने के लिए पनामा पर? राजा रियाज साहब, ये एक हकीकत है और आप जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि मियां नवाज शरीफ को हर चीज़ खरीदने की आदत है। उन्होंने जर्नैलों की भी बोलियां लगाई, उन्होंने BMW कारें भी गिफ्ट की, उन्होंने जिलानी साहब को भी तोहफे दिए, उन्होंने ज़िया हक साहब को भी बड़े लंबे चौड़े तोहफे दिए। और अब इस मौके पे जब वो बुरी तरह फंस चुके थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने इमरान खान की ज़बानबंदी के लिए 10 अरब की ऑफर कराई है। इंशाल्लाह जल्दी सर वो कोई टेलीफोन आया है, कोई शख्स चलकर आया है, कोई खत की सूरत में राजा रियाज साहब आई है? यानी अगर आप ये बता सकते हैं, हवाला देंगे, खान साहब बताएंगे कि किसने ऑफर दी है, जैसे कौन शख्स था जिसने उनको बोला है कि 10 अरब रुपए ले लो? जी, मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब झूठ नहीं बोलते। वो जो सच होता है वो कहते हैं जो हकीकत होती है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि खान साहब ने ऐसे ये बात नहीं कही 100%, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को आदत है इस तरह मुश्किल वक्त में लोगों को खरीदने की, चमक दिखाने की, पैसे से लोगों को कारें गिफ्ट करने की, बड़ी बड़ी घड़ियां गिफ्ट करने की, तो प्लाट गिफ्ट करने की। तो ये उन्होंने अपनी जो उनकी आदत है वो आजमाई है खान साहब था आपका, तो उस दौरान 126 दिन के दौरान राजा साहब हमने खान साहब ने धरने के दौरान तो उन्होंने आपको ऐसी ऑफर दी रुपया, और कोई भी पाकिस्तान का आदमी होता फौरन कबूल करता, लेकिन खान साहब ने 10 अरब को ठोकर मारी। और सर इससे मुश्किल हालात देखिए हुकूमत ने राजा रियाज साहब, 1 नवंबर को लॉकडाउन की कॉल थी और 1 नवंबर को इस्लामाबाद लॉकडाउन था, उससे पहले धरना 126 दिन रहा। उस दौरान खान साहब ने कभी ऐसा इंकशाफ के 10 अरब रुपए, या उस जमाने में तो 20 अरब की ऑफर होनी चाहिए थी, हमने तो कोई नहीं सुनी ऐसी बात की ऑफर हो आई हो ऐसी राजा रियाज साहब, आपकी तरफ से आया ना आपकी पार्टी की तरफ से मौके? क्योंकि उस वक्त ऑफर आई नहीं थी, क्योंकि उस वक्त पनामा केस में नवाज शरीफ इस तरह फंसा नहीं हुआ था। अगर गलत कहना होता तो इमरान खान साहब उस वक्त भी कहते, उन्होंने उस वक्त नहीं कहा। अब जब उनको ऑफर आई है, उन्हें कहा गया है कि आप ये 10 अरब ले लें और अपनी जुबान बंद कर लें, तो उन्होंने कौम को बताया है कि देखें जिस तरह नवाज शरीफ हर आदमी को खरीदने की कोशिश करता है, ये बात कोर्ट में क्यों नहीं गई? उसने मुझे खरीदने की कोशिश राजा रियाज साहब, ये बात आप कोर्ट में क्यों नहीं पिटीशन की सूरत में दायर कर देते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू परचेज यू, आपके लीडर को खरीदना चाह रहे हैं? और ये तो बड़ा संगीन, एक तो पूरी ये तो केस बनता है, आप इसे दस्तावेजात के साथ कोर्ट में ले जाएं और इस मामले को रख दें, तो ये तो बड़ा संगीन इल्जाम बन जाता है जी। इंशाल्लाह देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे, हम इसको साबित भी करेंगे, हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ऑफर की गई है। लेकिन एक चीज आप माजी की सामने रखें कि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा लोगों को खरीदा है, खरीदता रहा है, मैं करीम ख्वाजा साहब का सर मौके चमक दिखाता रहा है। करीम ख्वाजा साहब, और आपका आज उसने इमरान खान पे कोशिश की जिस पर उसको शर्मिंदगी हुई है, और इमरान खान ने कौम के साथ पीपल्स पार्टी क्या समझती है? लड़ाई लड़ रहा है, कोई जाती लड़ाई नहीं है इमरान खान। ये करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी क्या समझती है? 10 अरब रुपए का मामला इस पर, ये आपको इल्जाम में जान लगती है? ये सियासी स्लोगन है जिस तरह एजाजुल हक साहब कह रहे थे अभी, क्या है आखिरकार? ये एलिगेशन है, मेयर एलिगेशन है, कुछ भी नहीं है इसके क्या है आखिरकार?
सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब ने जो 10 अरब की बात की है उसके एविडेंस और प्रूफ आने चाहिए और सिर्फ स्लोगन के हद तक नहीं होना चाहिए। वैसे मैं इस बात से सहमत करूँगा कि इमरान खान जो नवाज़ शरीफ ने चमक के दौर के बुनियाद पर अपनी पॉलिटिक्स की है। ये इनकी फैमिली हमेशा चमक के बुनियाद पर चली है, चमक के बुनियाद पर इन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं। सो प्रीवियस में अगर आप माजी में जाएं तो ये चीज़ें नज़र आएंगी। जहाँ तक एजाज़ुल हक साहब ने जो बात की कि जरदारी साहब, तो जरदारी साहब का अपना सिनेमा था, वो टिकट नहीं बेचते थे, वो मालिक थे और उन्होंने तरक्की की। दूसरी बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, हम उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानते हैं जो कि एक तरक्की पसंद था, जो कि पाकिस्तान को उसने बचाया, जिसने तरक्की दिलाई, मेहनत कशों के लिए उसने काम किया। हम उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानते हैं। हुसैन के काफ़िले में भी ये हज़रत हुर शामिल हुए थे और वो थोड़ी देर के लिए थे मगर शामिल हुए थे और शहीद हुए उनके साथ। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, उन्होंने पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की। उसके एवज़ ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को तबाही, बर्बादी और जो है अफरा तफरी और आज जो नफ़रतें हैं वो उसने दी। ये फ़र्क है। दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो अभी राजा रियाज साहब ने भी हवाला दिया था, राजा रियाज साहब भी कुछ बोलने हैं। मैं एजाज साहब से इसका रिस्पांस तो मुझे लेना है, लेकिन माइजा हमीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा MNA हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा साहब ये मुझे बता दें कि इस पर आपका काउंटर एक्शन क्या होना है लीगल? खान साहब का इल्जाम 10 अरब रुपए का, कोई फैक्ट्स तो अभी तक राजा रियाज साहब कहते हैं हम साबित करेंगे। माइजा साहब क्या आप लोग लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं इस मामले को लेकर के? डिफेम किया गया है इंस्टीट्यूशन को या आपको या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को, कोई ऐसा प्लान है ज़हन में? माइजा साहब खान साहब हमेशा ही झूठ बोलते हैं और हमेशा ही इल्जाम तराशी करते हैं और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो उन्होंने को तो बाकायदा थ्रेटन किया है। तो अगर आज आवाज में मसला है इस वक्त माइजा, मुझे की लाइन में इस पर आवाज आ रही है, डिस्टॉर्शन है इस पर। एजाजुल हक साहब, जब तक आप सर एजाजुल हक साहब की तरफ जाना है। एजाज साहब ये अभी राजा रियाज साहब ने हवाला दिया कि वो उनकी हिस्ट्री रही है, 10 अरब रुपए वो खरीदते रहते हैं। अभी करीम होया साहब ने भी जरदारी साहब का सिनेमा का भी हवाला दे दिया है। तो एजाज साहब क्या आप समझते हैं ये, यानी आप जरदारी साहब के खिलाफ जो बोल रहे थे उस पर जो जवाब करीम होया साहब का है सेटिस्फैक्टरी है? उम्मीद है आप समझते हैं सिनेमा में टिकट नहीं बेचते थे, सिनेमा उनका था अपना? एजाज साहब देखिए, ये बातें सारी तो उनके जो करीबी साथी थे जिनके आजकल वो कनाडा में रहते हैं, जब इनका एक सिनेमा था उनके 5 सिनेमे थे, तो वो कह रहे थे हमारे सिनेमे में आके वो टिकट लेकर आया करते थे, वहाँ से कापियाँ उठा के अपने सिनेमे से ले आया करते थे, यहाँ बेचा करते थे। उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा, पारिक कुछ नाम था जो इनके साथ जिन्होंने बचपन गुजारा है और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जरदारी साहब को वो। बहरहाल आप बात इस वक्त जो हो रही है ना, ये अब पुरानी उसमें चले जाएंगे तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहेंगे। मेरे ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने। एजाज साहब आपकी नजर में ये इल्जाम 10 अरब रुपए का, राजा रियाज साहब कहते हैं हिस्ट्री रही है कि वो करते हैं, तो ये ऐसा है वाकई में आपको लगता है? देखिए, मैं इमरान खान साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं और मैंने उनको कल डिफेंड भी किया जब उनको कहा गया, जरदारी साहब ने कहा कि खान किसी के नाम के साथ लगने से वो पठान नहीं बन जाता, तो मैंने डिफेंड किया इमरान खान साहब को। लेकिन ये जो मामला उन्होंने उठाया है इमरान खान साहब ने कि उनकी इतनी अच्छी साख है, पब्लिक अगर मानती है कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है और पब्लिक ये भी मानती है कि इमरान खान साहब जो बात करते हैं वो बड़ा सच हमेशा, लेकिन यहाँ पर आके मैं भी बिल्कुल परेशान हो गया उनकी ये बात सुनकर के 10 अरब रुपए और इमरान खान साहब को खामोश करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 अरब की कीमत लगा देते इमरान खान साहब की कि वो सियासत छोड़कर और घर बैठ जाएं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली है अपोजिशन के अंदर उसको छोड़ दें। तो मेरे नज़दीक मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब इतने भोले हैं कि वो इमरान खान को 10 अरब की ऑफर देंगे। आप PTI को चाहिए कि इस बात को साबित करे। अच्छा, और माइजा साहब आप लोग क्या करेंगे? साबित करे। माइजा साहब आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जा सकते हैं इसको लेकर? चाहिए कि उनको जी बात तस्लीम करें कि ये इतना बड़ा झूठ इमरान खान साहब क्यों बोल रहे हैं। और इमरान खान साहब पहले तो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोलते थे और अब तो बाकायदा इंस्टीट्यूशंस को थ्रेटन करते हैं
और उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम एक मुंतखब वजीर आजम से लगा दिया बगैर सोचे समझे। हम जरूर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सिर्फ इस चीज पे नहीं जाएंगे। बहुत से और झूठ बोले हैं उन्होंने फर्स्ट फैमिली के बारे में, उसके ऊपर भी हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाएं और उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस ना सहने पड़े। देखिए, इमरान खान साहब भी एक पार्टी के लीडर हैं, उनको इतना इररिस्पॉन्सिबल एक्ट इस सिलसिले में आपने कोई यानी लीगली आपका जो लाएमल है, लीगल जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है माइजा आपने तैयार कर ली है? आप कह रही हैं कि आप लीगल कोर्ट में जाएंगी डिफेमेशन या जो भी करने इस मामले को लेकर? लीगल मैं यही कह रही हूँ कि लीगली तो हम इस पे नहीं, हम तो उस पे भी जाएंगे जो इन्होंने 35 पंचर की बात की। लीगली तो हम उस पे भी जाएंगे जो इन्होंने धांधली की बात की। लीगली तो हम उस पे भी जाएंगे जो जस्टिस बदियुद्दीन के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए। लीगली तो हम उस चीज पे भी जाएंगे जो रद्दी के जो टुकड़े उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बनाना में पेश किए। हम हर चीज को इकट्ठा करके इनके खिलाफ जाएंगे। अच्छा राजा रियाज साहब, आपका जवाब, क्योंकि PMLN लीगली इसको फाइट करेगी, राजा रियाज साहब ये आपका क्या मौकिफ होगा? यानी आप तैयार हैं इस फाइट के लिए अगर वो लीगली जाते हैं और आप कोर्ट में कुछ साबित कर सकते हैं कि 10 अरब की ऑफर आपको हुई थी? राजा रियाज साहब, ये मेरे भाई कभी कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये झूठे हैं। इन्होंने कौम के साथ फ्रॉड किया हुआ है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। 5 जजों में से 2 ने फेल किया है, 3 ने सप्ली दी है। ये किसी जज ने एक लफ्ज भी मियां नवाज शरीफ के हक में नहीं लिखा। ये 100 बिस्मिल्लाह। सर आप 10 अरब का इल्जाम साबित कैसे करेंगे राजा रियाज साहब? ये सवाल इस पर है, आप साबित कैसे करेंगे 10 अरब का इल्जाम? ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए मेरे भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट में साबित करेंगे कि ये मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मुल्क के सबसे वो बड़े सब ठीक चोर है। हैं। सर आप नाम भी बता देना कि आपने वाले, सर आप चमक दिखाने वाले, अभी अगर नाम बता दें कोर्ट में तो आप दस्तावेजात पेश करेंगे। अभी आप नाम बता दें राजा साहब, लोगों को खरीदने वाले उस शख्स का नाम बता दें जिसने 10 अरब की ऑफर की थी, ये तो बता दें कम से कम राजा रियाज साहब। जब मुनासिब वक्त आएगा कोर्ट में ये जाएं, वहां पे हम सबूत देंगे, सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, सबूत देंगे कि माजी में भी नवाज शरीफ चमक दिखाता रहा है, लोगों को खरीदता रहा है, और अब भी उसने एक बहादुर शख्स को, एक ना बिकने वाले शख्स को खरीदने की कोशिश की है। लेकिन उस बहादुर और दिलेर आदमी ने कौम के साथ खड़ा है, कौम की लड़ाई लड़ने का ऐद किया हुआ है। उसने 10 अरब को ठोकर मारी है, और वो कौम का केस, ये इमरान खान का जाती केस नहीं है, कौम का केस कोर्ट में लेके गया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान को भी, नाम अभी और तक आज मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है सर, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम अनाउंस करेंगे उस शख्स का? किसी इंटरव्यू में खान साहब, मैंने सुना है किसी इंटरव्यू में खान साहब क्या पता कुछ देर बाद कोई इंटरव्यू दें 8 बजे, उसमें कोई अनाउंस करेंगे किसी जिसने दिए, यानी कोई इंटरव्यू होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी किसी, किधर नाम, मैं नाम सुनना जिसका, ये किस प्लेटफॉर्म के जरिए 10 अरब रुपए जिसने आपको ऑफर किया उसका नाम आएगा हमारे सामने, कौम के सामने? मैं अर्ज करता हूं कि जो अब जब खान साहब मुनासिब, वो लीडर हैं, जब मुनासिब वक्त समझेंगे वो उस आदमी का नाम भी देंगे, सबूत भी देंगे। खान साहब ने कभी उन्होंने बात तो कर दी, तो मुनासिब वक्त कब आएगा? राजा साहब आप सियासी, आप बसीरत आपकी क्या कहती है, वो मुनासिब वक्त कब आएगा? जल्दी ना करें, ये कोई जल्द, एक छोटा सा वाकया नहीं है, ये इनके मुंह पे एक और कालक मली जानी है, जिस तरह पनामा में मली गई है, ये एक और कालक इनके मुंह पे आने वाली है, और ये छोटा वाकया नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं हम। राजा रियाज साहब हैं, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, एजाजुल हक साहब, माइजा हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, अहम मामला जो सियासी मुस्तकबिल का जो मंजरनामा हो सकता है, गो नवाज गो तहरीकें जो इमरान खान साहब जुमे से और आसिफ जरदारी साहब आज कराची से पीपल्स पार्टी स्टार्ट कर चुकी है, 1 मई को उनका जलसा है, और जरदारी साहब ने गो इमरान गो नारा भी लगा दिया है। उसकी रिपरकशंस, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होनी है सियासी मुस्तकबिल पर, उसके असरात क्या होंगे, आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट करूंगी। With 2 times thicker bag, style से do it all. बहुत एक संगीन बात है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसकी मज़ीद वजाहत करनी चाहिए, और अगर किसी शख्स ने आकर उनको पैगाम दिया है, वो ज़ाहिर है कि हवा तो ये पैगाम नहीं लाई होगी, कोई फटी लाया होगा, तो उनका नाम बताएं, उसको एक्सपोज करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हम अब सवाल उठाएंगे मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के मंजरनामे पर कि वो किस तरह डेवलप होने जा रहा है। आज कराची में हमने देखा है कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक धरना शुरू हुआ,
जो 1 मई को एक जलसा भी जो इस वक्त सूरत अख्तियार करेगा, जिसकी इसी तरह इमरान खान साहब एक शो करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो भी इस गो नवाज गो तहरीक को बाकायदा कहते हैं कि अमली जामा पहनाकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मंतकी अंजाम आखिरकार क्या होगा, ये सवाल उठाते हैं। एजाजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह। जनाब सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और जनाब राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मैं इस समय पहले करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, इल्जामात हैं 10 अरब वाली बात ठीक, लेकिन सर जरदारी साहब ने कल क्या कहा? उन्होंने एक तो ये नवाज शरीफ साहब पे, उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब पे कहा जी कि ये तो खान नहीं है, जाली खान है, शजरा मिलता है टाइगर न्याजी से, इस तरह की बात उन्होंने परसों करी। तो ये पर्सनल अटैक क्यों शुरू कर दिए करीम ख्वाजा साहब? जरदारी साहब क्या अपने लेवल से हटकर मैच्योरिटी दिखाने के बजाय ये पर्सनल अटैक्स इमरान खान पर कर रहे थे? आपको कैसा लग रहा था करीम ख्वाजा साहब? देखें, जरदारी साहब गुज़िरे 4 साल से इमरान खान की मुख्तलिफ जो है ज़बान जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं जलसे जुलूस में, वो जरदारी या उसको जो है गलत लफ्ज़ कहकर कभी डाकू कहना, कभी चोर कहना, कभी ये कहना, तो जरदारी साहब तो बर्दाश्त करते रहे 4 साल से। इंसान के अंदर एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, उसके बाद ज़रूर हर इंसान नेचुरली जवाब देता है। तो जरदारी साहब ने गुज़र 4 साल से इमरान खान साहब की ये सब बातें सुनते रहे हैं। हम लोग ज़रूर जवाब देते रहे हैं, मगर जरदारी साहब ने जो है बड़ी इस रिस्ट्रेन का मुजाहरा हमेशा किया है। नेचुरली जब वो एक दिन पहले दादू में आए और उन्होंने जिस तरह के जुमले, जिस तरह की लफ्ज़ का चुनाव किया जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो एक नेचुरल बात है। तो हम ये चाहते हैं, हम स्टिल ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी आए, लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल हो। आप तनकीद भले करें पॉलिटिक्स में, आपको हक है पॉलिटिक्स में क्रिटिसाइज करें। ये जो तनकीद है, ये आपने कहा उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ठीक है सर किया, लेकिन ये तो एकदम उन्होंने आके उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी फैमिली यानी उनके जो उनकी शजरा है, उनका जो निस्बत है कि वो खान नहीं है, वो ये नहीं है, तो ये इस तरह का अटैक एकदम रिस्ट्रेंट शो करने के बाद इतना बिलो द बेल्ट आखिरकार वजह क्या रही? नहीं, बिलो द बेल्ट नहीं गए वो। 4 साल उन्होंने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है। इंसान है, इंसान फरिश्ता नहीं होता है, और फिर इसका जवाब देना पड़ता है। और देखें, इमरान खान की पॉलिटिक्स खैबर पख्तूनख्वा में डिक्लाइन में जा रही है। देखिए, मिशाल खान का जो वाक़या हुआ जिसमें वो शहीद हुआ, उसके बाद चित्राल में जो है एक आदमी पर हमला हुआ और उस पर पुलिस ये कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी पुलिस है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। इनके जो भी मरीज़ बीमार होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, वो पिम्स में चले जाते हैं इलाज के लिए। इनके जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो अफोर्डिंग क्लास है, वो इस्लामाबाद, लाहौर में अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो चीज़ें बड़ी डिक्लाइन में है, और खैबर पख्तूनख्वा हर बार नए आदमी को चुनाव करते हैं। तो इमरान खान की पिच बड़ी कमज़ोर होती जा रही है, और उसके बाद पंजाब में भी उसने जो है। कैसे पिच कमज़ोर हो रही है, ये आप कैसे तज्जिया कर रहे हैं ख्वाजा साहब? क्योंकि क्या पीपल्स पार्टी के जलसों से पिच कमज़ोर हो रही है, यानी ये 1-2 जलसे होने से, या फिर पीपल्स पार्टी यहाँ पे वहाँ चली गई, ये कहने से हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की पिच कमज़ोर हो रही है? कोई कॉन्क्रीट आपके पास फैक्ट्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं पिच कमज़ोर हो रही है? बिल्कुल है ना फैक्ट। इनकी अगर पुलिस इतनी कमज़ोर है, पुलिस इतनी मजबूत है, तो ये जो वाक़यात हुए हैं, इनकी पुलिस की मौजूदगी में एक बच्चा कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है। चित्राल में भी इसी तरह ही हुआ। उसके बाद जो है आए दिन जो है चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की अच्छी तो नहीं आ रही हैं। एजुकेशन के हवाले से इनके जो भी मिडिल क्लास, अपर क्लास के लोग सब लाहौर, इस्लामाबाद में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी, फ्लाइट ऑफ मनी जो है खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर पंजाब और दीगर सूबे में जा रही है। तो ये क्या शो करती है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। टूरिज़म इनका जो है ज़ीरो पर पहुँच गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा टूरिज्म होता था। तो ये सब इंडिकेशन है, इंडिकेटर्स है। और एजाज साहब, आप क्या कहते हैं सर कि ये जो तहरीकें हैं, इसका मंतकी अंजाम कोई होगा, या फिर ये तहरीकें सिर्फ नारों की हद तक ही, जलसे जुलूस बस खत्म? एजाज साहब, या कुछ होगा इसके आमली आपको नतीजा नजर आता है? देखिए, 2-3 इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखें, एक पहली बात तो ये है कि अपोजिशन जो है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करने की कोशिश करती है, और धरने के बाद मेरे ख्याल में अब ये अपॉर्चुनिटी अपोजिशन को मिली है पनामा के बाद, और JIT बन रही है, फिर डॉन लीग्स हैं, दीगर ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे कि अपोजिशन खेल सकती है। लेकिन पहली बात तो ये है कि मंतकी इंजाम आपने पूछा इसका क्या होगा। मंतकी इंजाम तो यही है कि इलेक्शंस में अब 1 साल रह गया। मार्च 2018 में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, और उसके बाद किसी वक्त भी इलेक्शंस के अनाउंस जो है हुकूमत कर देगी। सही। दूसरी बात यह है कि अगर अभी मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर
इकट्ठी नहीं हो सकती। तो इसलिए डायरेक्ट कोई हुकूमत को थ्रेट नहीं है, ये एक दूसरे को की जगह को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी को पंजाब में और फ्रंटियर में, वो चाह रहे हैं कि उस में से कुछ अपना हिस्सा जो है वो वापस ले लें हम। तो इसलिए उन्होंने जो अपोजिशन को इकट्ठे होने के बजाय डायरेक्ट ऑनस्लॉट आ गया जरदारी साहब का इमरान खान पे, तो इसको तो आप बिल्कुल एक साइड पे रख दें। बाकी छोटी जमातें हैं जैसे कि PMLQ हो गई, तारुल कादरी साहब हो गए, पैट हो गई, या अभी ANP जो है फ्रंटियर के अंदर, ये छोटी जमातें हैं, ये किसी बड़ी जमात के साथ कहीं ना कहीं आगे चलकर इकट्ठी होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कोई इमीडिएट ऐसी थ्रेट नहीं है कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ आ जाए। ठीक है राजा रियाज साहब, आप तक आवाज आ रही है? अभी फिलहाल तो मुझे कोई नजर नहीं आता। राजा रियाज साहब ये बताएं सर कि ये जरदारी साहब ने जो कहा खान साहब को कि आप खान नहीं है, आप जाली खान हैं, गो इमरान गो के नारे लगाए, जी आपका सिलसिला जाके टाइगर न्याजी से मिलता है। राजा रियाज साहब, आप पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं सर, आपको कैसा लगा सुनने में ये सब कुछ जरदारी साहब की ज़बान से? मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो पाकिस्तान के सदर के ओहदे पे रहे हैं, उनको ये ज़बान कतन ज़ेब नहीं देता कि वो इस्तेमाल करें। इससे खान साहब का कोई नुकसान नहीं हुआ, जरदारी साहब का अपना ज़ाती नुकसान हुआ है कि उनका एक इमेज था कि ये बड़े पुराने बुर्दबार और मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन कल के उनके या परसों के बयान जो थे उससे बड़ी सख्त मायूसी हुई है और इससे पीपल्स पार्टी में जो लोग थे वो भी परेशान हुए हैं कि आसिफ जरदारी साहब किस तरह की ज़बान। नहीं तो सर इमरान खान साहब जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं डाकू और ये तमाम बातें जो करते हैं, जरदारी साहब को डाकू कहते हैं या फिर कह देते हैं चोर हैं, ये फिर ये इन्होंने वो हर तरह का इल्जाम या वो लगाते हैं, दादू के अंदर जलसा करते हैं, तो वो ज़बान जरदारी साहब वो कैसी लगती है आपको राजा रियाज साहब? देखें, इमरान खान साहब सिर्फ एक इशू पे नवाज शरीफ साहब को और लोगों को ललकारते हैं कि इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। और ये एक हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा अब तो साबित हो गया है कि इस मुल्क का अगर सबसे बड़ा कोई चोर है तो वो मियां नवाज शरीफ है, इसमें अब कोई शक ही नहीं रह गया। इसी तरह वो जिसको समझते हैं कि ये आदमी पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लेके गया है, इसने पैसा पाकिस्तान का खाया है, पाकिस्तान की दौलत लूटी है, खान साहब उनके खिलाफ एक उनके सामने दीवार की तरह खड़े हैं और वो पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे गुर्बत खत्म हो, यहाँ पे लोगों को आपकी तहरीक का मंतकी अंजाम क्या निकलता है और बिलखुसूस जो नाम आपने कहा बताएंगे जी आके खान साहब मुनासिब वक्त पर वो कब आता है सामने। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब और जनाब एजाजुल हक साहब, माइजा हमीद साहबा, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया और अपनी मौक़िफ़ से हमें आगाह किया है सियासी मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है और इसके साथ साथ 10 अरब रुपए का इल्जाम, हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग क्या है, हमने बेनकाब करी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा अब तक।